सभी छात्राध्यापकों, छात्रा अध्यापिकाओं एवं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग एक महत्वपूर्ण विषय है, सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाने वाला। नेट हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो, सभी में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग को पहले हम समझ लेते हैं, फिर इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सीखना कितना मुश्किल है और कितना आसान, इसके लिए हमें इसकी थ्योरीज का पता होना चाहिए। बच्चे जब भी किताबों के आगे बैठते हैं, बच्चे जब भी कक्षा में बैठते हैं, बच्चे जब भी स्टडी टेबल पर बैठते हैं, तो कोई तो चिंतित हो जाता है, कोई मुस्कुरा रहा होता है और इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर उन्हें लगता है हम ये कैसे सीखें, क्या सीखें, कब सीखें, और हमारा दायित्व है उनको सिखाना। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सीखना है क्या? सीखना आदिगम है। सीखना आदिगम एक जर्मन शब्द लर्निंग से बना है। सीखना एक दिन में नहीं होता है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना मनुष्य जन्म से ही प्रारंभ कर देता है और मृत्यु तक कुछ भी सीखता रहता है। सीखना क्या है? वातावरण से समायोजन करना। सीखना क्या है? वातावरण से समायोजन करते हुए अपने अनुभवों द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाना। सीखना व्यक्ति की शक्ति पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन व्यक्ति के आसपास के माहौल पर भी निर्भर करता है, जिससे हम उसके सीखने की गति, सीखने का विकास, सीखने को प्रभावित कर सकते हैं। सीखना जीवन का विकास है। सीखने की प्रक्रियाएं व्यक्ति की अनेक क्रियाएं और उपक्रियाएं ही होती हैं। सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। यदि हम कक्षा में बैठे हैं और हमने सक्रिय प्रतिक्रिया दे दी, अर्थात मैंने सीख लिया। छोटा बालक है, उसको आप एक जलती हुई कैंडल के पास हाथ लगा के देखें, उसका हाथ, उसकी उंगली जलेगी, वो हाथ पीछे खींचेगा। अब आप दोबारा उसका हाथ वहां ले जाने की कोशिश करें, वो बिल्कुल नहीं ले जाएगा, वो जोर से हाथ पीछे खींचेगा और रोने भी लगेगा। अर्थात वो सीख गया है कि इस कैंडल से जो लो है वो मुझे नुकसानदेह है। तो सीखना क्या है? समायोजन है। उस चारों तरफ के माहौल से समायोजन है। वुडवर्थ ने कहा, सीखना विकास की प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। पूछा जाता है, 4 परिभाषाएं दे दी जाती हैं और कहा जाता है वुडवर्थ की परिभाषा कौन सी है? तो वुडवर्थ ने कहा सीखना विकास की प्रक्रिया है। बीएफ स्किनर ने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जेपी गिलफर्ड ने भी परिभाषा दी। उसने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना है। किसके व्यवहार में परिवर्तन होगा? जो बच्चा जो सीखने जा रहा है। व्यवहार कर कौन रहा है? उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, जिसमें टीचर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, चारों तरफ का कोई भी वातावरण। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना है। ये किसने कहा था? जेपी गिलफर्ड ने कहा था। काल्विन की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। पहले से निर्मित व्यवहारों में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पहले से निर्मित व्यवहार में मान लीजिए मैंने ये सीख लिया कि 2 और 2 4 होते हैं,
अब मुझे यदि कहा जाए 224 का 422 में जोड़ करो, तो मैंने क्या करा, जो पहले से मेरे अनुभव थे उसमें और वृद्धि कर ली। तो पहले से निर्मित व्यवहार को अनुभवों के द्वारा परिवर्तन यदि कर लेते हैं तो वो आदिगम है। ये किसने कहा था? काल्विन ने कहा था। वुडवर्थ ने क्या कहा था? सीखना विकास की प्रक्रिया है। ध्यान रखिए, एक अंतिम परिभाषा पे और नजर डालते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा था सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों मतलब मैं आदत बना लूंगी अपनी, ज्ञान मेरे को ज्ञान हो जाएगा और अभिवृत्ति हो जाएगी, उसका यदि अर्जन है तो वो सीखना है। इन सभी परिभाषाओं से हमें पता लगता है सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन बाह्य या आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है और स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए वो क्या रहता है? अभिप्रेरित होता है, मोटिवेटेड होता है। जब वो अभिप्रेरित होगा तब वो बच्चा सीख लेगा। बच्चों के सीखने के तौर तरीके में विविधता होती है। जैसे कोई अनुभवों के माध्यम से सीखता है, कोई प्रश्न पूछने के माध्यम से सीखता है, कोई सुनने से सीखता है, कोई सोचने से सीखता है, कोई सोचने से सीखता है, कोई चिंतन करने से सीखता है, कोई अभिव्यक्त करने से सीखता है, कोई छोटे व बड़े समूह में गतिविधियों करने से सीखता है। यानी सीखने के तौर तरीके सबके अलग अलग हैं। ये तौर तरीके बच्चों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। बच्चों को शिक्षण से पूर्व उन्हें तैयार करना, उनके अनुसार अवसर और वातावरण का निर्माण करना, ये हम पेरेंट्स की, हम टीचर्स की, हमारे आसपास के समाज की, सबकी जिम्मेदारी होती है। सीखना किसी माध्यम में संभव हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया सिर्फ विद्यालय में नहीं होती, सीखने की प्रक्रिया विद्यालय से बाहर भी चलती रहती है, आजीवन प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस प्रकार संचालित की जानी चाहिए कि बच्चा सीखने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाए, उसे परीक्षा में मार्क्स मिले, परंतु वो रटने के कारण नहीं, वो समझ विकसित होने के कारण मिले। गणित में उसे पता होना चाहिए कि इकाई का जोड़ पहले, दाही का जोड़ बाद में होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। विज्ञान में उसे पता होना चाहिए कि AgNO3 का प्रयोग, सिल्वर इंक का प्रयोग वोटिंग उसमें किया जाता है, हमारे नाखून पे लगाया जाता है। तो वो नाखून पे लगाने से नाखून काला क्यों हो जाता है? ये रटंत नहीं होना चाहिए, ये उसको समझ से उत्पन्न होना चाहिए। अधिगम या सीखना एक बहुत आम भाषा की प्रक्रिया है। हम कहते हैं बच्चा सीख रहा है, बच्चा विद्यालय में जा रहा है, बच्चा सीख रहा है, बच्चा सारा दिन किताबें खोलकर बैठा है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा जीवन पर्यंत सीख रहा है। लेकिन सीखना जब तक नहीं होता जब तक उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो जाए। अतः सीखना क्या है? व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। वुडवर्थ ने कहा नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की, सीखने की, सीखना है। ये सब परिभाषाओं से अंतिम निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? पहला अंतिम निष्कर्ष क्या है? हमने जो परिभाषाएं देखी, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। यदि हमने पढ़ा,
लेकिन हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात हमने सीखा नहीं है, उसे हम सीखना नहीं कह सकते। तो व्यवहार में परिवर्तन होना एक अनुकूली परिवर्तन भी है। दूसरा, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। सीखने की प्रक्रिया में जो परिवर्तन होता है वह अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। या तो मैं उसको अनुभूत कर लूं या मैं अभ्यास कर लूं, तो उससे मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो, स्थायी परिवर्तन होने पर भी हमारा सीखना होता है, उससे सीखने में स्थायी परिवर्तन ही होगा। सीखना चारों ओर के परिवेश से अनुकूलन में सहायता करता है। किसी विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में कुछ समय रहने के पश्चात हम उस समाज के नियमों को समझ जाते हैं। यही हमसे अपेक्षा भी की जाती है। हम परिवार, समाज और अपने कार्य क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। यह सब सीखने के कारण ही संभव है। हम विभिन्न प्रकार के कौशल अर्जित कर लेते हैं, यह भी सीखने के कारण ही संभव है। अब सीखना हो कैसे? सीखना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन यदि हम उसको प्रेजेंटेशन तरीके से करें, माहौल बना के करें, तो सीखना बहुत आसान है। तो हमें सीखने के सिद्धांत मदद करेंगे कि बच्चे का अधिगम कैसे आसान हो। यदि हम सिद्धांतों पर ध्यान देंगे तो सिद्धांत मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला सिद्धांत है व्यवहारवादी सहचर्य सिद्धांत। व्यवहारवादी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यवहार, सहचर्य, यानी कि सहचर्य संबंध स्थापित होगा किससे? व्यवहार के साथ। तो क्या होगा? विभिन्न उद्दीपनों के लिए सीखने वाले की विशेष अनुक्रियाएं होती हैं और इन उद्दीपनों के साथ सहचर्य होने से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसका हमारा एक मुख्य सिद्धांत है। ये सिद्धांत 3 लोगों ने बनाए, 3 लोगों ने दिए हैं। एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक, वॉटसन और पावलव, स्किनर। दूसरे प्रकार का जो सिद्धांत होता है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। इसमें क्या होगा? उसके चारों तरफ के परिवेश होंगे। परिवेश के अंतर्गत परिवर्तनों तथा सीखने वाले द्वारा प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा। प्रत्यक्षीकरण करना होगा तो इससे हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई इंसाइट होनी चाहिए, कोई सूझबूझ होना चाहिए। जब हमारे पास में उद्देश्य होगा तभी हम उसके साथ में प्रत्यक्षीकरण करेंगे। हमारी कोई इंसाइट होगी तभी हम प्रत्यक्षीकरण करेंगे, या सूझबूझ के साथ भी हम प्रत्यक्षीकरण करेंगे। हमारे दिमाग में एक प्रत्यक्षीकरण बन जाएगा। इस प्रकार के सिद्धांतों को दिया वर्दीमियर ने, कोहलर ने, लेविन ने। सबसे पहले सिद्धांत हम थॉर्नडाइक के देखते हैं। E.L. थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने सीखने के अधिगम के नियम दिए। उन्होंने अधिगम के नियम को 2 भागों में बांट दिया, एक मुख्य नियम, एक गौण नियम। मुख्य नियम को भी उन्होंने 3 प्रकार में बांटा, एक अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और गौण नियम उन्होंने 5 प्रकार के बताए, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। गौण नियम मुख्य नियमों से ही निकले हुए थे, इसलिए इसको उन्होंने गौण नियम बोला।
सेकेंडरी लॉज बोला। अभी हम प्राइमरी लॉज की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा एक कहानी पर ध्यान देते हैं। कहानी इसलिए कि पहले एनिमल इंटेलिजेंसी के ऊपर प्रयोग किए गए। एनिमल इंटेलिजेंसी पर टॉलमैन ने प्रयोग किए। इस प्रयोग में एक मुख्य प्रयोग है कि यदि हम स्टिमुलस देंगे तो रिस्पॉन्स आएगा, स्टिमुलस देंगे रिस्पॉन्स आएगा, तो हमारा उसके साथ में एक कनेक्शन बनेगा और वो कनेक्शन जितना अधिक मजबूत होगा उतनी हमारी लर्निंग ज्यादा होगी, उतना हमारा सीखना ज्यादा होगा। वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कनेक्शन का एक उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। एक बिल्ली ले, उसको बंद कर दे एक बॉक्स में, उसको भूख लगेगी धीरे धीरे। पास में आप कुछ खाने का सामान रख दे। अब बिल्ली क्या करेगा या बंदर क्या करेगा? उछल कूद मचाएगा, क्योंकि उसको भूख लगी है। भूख तो अपन जानते हैं ना कि अपने को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, न इंसान को न जानवर को। इस उछल कूद में करते करते किसी एक बोल्ट पर उसका पांव पड़ जाए। पांव पड़ने से क्या होगा? यहां पर ये पैडल है, ये इससे पैडल से ये ऊपर उठेगा और ये ऊपर उठेगा, तो यहां से इसका कुछ खाना इधर आ जाए। एक बार करेगा, देखेगा कुछ खाना मिला है, दूसरी बार फिर करेगा, फिर खाना मिल रहा है, तीसरी बार वो सीख जाएगा कि इस पैडल को जब मैं मारता हूं तो कुछ खाना मेरे पास में आता है। तो उसने क्या किया उसने एक संबंध स्थापित कर लिया। किसके साथ में? यदि उसको खाना ना मिलता तो उसके साथ में संबंध स्थापित नहीं होता, वो नहीं सीखता। उसने कब सीखा? जब उसको स्टिमुलस मिला। तो बच्चे कब सीखते हैं? जब उसको स्टिमुलस मिलता है। इसी से ही आगे इन्होंने मानव पर ये प्रयोग किए थे। सबसे पहला नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को परिभाषित करने के लिए हिलगार्ड और बेयर ने बोला, अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है और अभ्यास नहीं करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध कमजोर पड़ जाता है, बंद हो जाता है। तो लर्निंग कब होगी? अधिगम कब होगा? सीखना कब होगा? जब अभ्यास करने पर स्टिमुलस मिलेगा। अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। इसे हम उपयोग का नियम कहते हैं। अभ्यास रोक देने से संबंध कमजोर पड़ जाता है, इसे हम विस्मरण कर देते हैं, इसे हम अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। तो सीखा कब हमने? कब सीखा? जब हमारा उपयोग का नियम चला। कब उपयोग का नियम चला? जब हमारा उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो गया। तो थॉर्नडाइक ने इसे क्या बोला? लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज में हम ज्यादा सीखेंगे, लॉ ऑफ डिसयूज में हम सीख जाएंगे। और लास्ट में अंतिम उसमें हम कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार व्यक्ति क्रिया को बार बार करता है और उसे शीघ्र सीख जाता है। जिस क्रिया को छोड़ देता है या बहुत समय तक नहीं करता है वह भूल जाता है। जैसे गणित के प्रश्न, टेबल, यदि हमें पहाड़े याद करने हो और वो पहाड़े हम बहुत समय तक नहीं रिपीट करें तो हम पहाड़े भूल जाएंगे। टाइप में कीज, सब कीज का अपना एक
नंबर है, अपना एक वर्ड उस पे लिखा हुआ है। जब हम रेगुलर टाइप करते हैं तो हमें वो याद रहता है कि कौन सा वर्ड कहाँ है। ध ण ए रू, ख च व प म त ज ल न, ये सब टाइप के शब्द हैं, ये हम सीख सकते हैं। लेकिन यदि हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम इसको भूल जाएंगे। ये हमारा पहला नियम है, अभ्यास का नियम। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। कितने प्रकार के नियम दिए थे? 2 प्रकार के। ये मुख्य नियम का पहला नियम है। अब हम मुख्य नियम के दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य नियम किसके? थॉर्नडाइक के। दूसरा नियम है तत्परता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है तत्परता। मैं क्या सीखूंगी जब मैं तत्पर होंगी? मैं क्लास में बैठी हूँ, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन मैं एब्सेंट माइंड हूँ। आई एम नॉट रेडी टू लर्न, आई एम नॉट रेडी टू हियर, आई एम नॉट रेडी टू डू। कैसे सीखेंगे? नहीं सीख सकता। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? तत्परता होनी चाहिए सीखने की। इस नियम के अनुसार हमें सिर्फ यह पता चलता है कि सीखने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में संतुष्ट होते हैं। यदि टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, शी इज और ही इज नॉट रेडी, तो उसे क्या होगा? उसे खींच आएगी तो उसके सब्जेक्ट के साथ में उसका रुझान खत्म हो जाएगा। जब सब्जेक्ट के साथ रुझान खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं सीखेगा। अपने दोस्त से उसका झगड़ा हो गया, घर का एनवायरनमेंट खराब है, तो भी वो तत्पर नहीं है सीखने के लिए। विद्यालय का माहौल खराब है, वो सीखने के लिए तत्पर नहीं है। सीखने के लिए तत्पर होने के लिए उसे क्या होना चाहिए? उसमें खीज उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। यदि उसमें खीज उत्पन्न नहीं होती है, उसे गुस्सा नहीं होता है, तो ही और ही इज रेडी टू लर्न। वो सीखने के लिए तैयार है। जब तैयार है तो उसको धीरे से परोस दीजिए, वो सीख जाएगा। तो हमारा सबसे पहला कार्य क्या होता है? हम उसको तत्पर करें। इसलिए हम आते ही पढ़ाना शुरू नहीं करते हैं, हम प्रस्तावना बनाते हैं। पिछला पढ़ा हुआ उसको लर्न करने की कोशिश कराते हैं कि कल क्या पढ़ा था। जब वो ये सीख जाता है, जब उसे पता लग जाता है कल क्या पढ़ा था, तब हम तत्पर होने के बाद में उसको आगे की चीज परोस दी जाती है, आगे का पढ़ा दिया जाता है, आगे का अनुभव करा दिया जाता है। तो जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने दिया जाता है, तो उसे संतोष होता है, और संतोष होगा तो वो सीखेगा ही। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है परंतु उसे वह कार्य नहीं करने दिया जाता, तो उसमें खींच उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है बच्चा जो विषय पढ़ना चाहता है उसे वो पढ़ने दो। बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, डॉक्टर बनने के लिए उसे प्रेशर नहीं करो। क्यों? क्योंकि उसमें खींच उत्पन्न होगी। बच्चा आईआईटी नहीं करना चाहता, उसको आईआईटी के लिए प्रेशर नहीं करो। करवाना है तो पहले उसको तत्पर करो, पहले उसको तैयार करो, पहले उसको मोटिवेट करो। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता परंतु उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो इसमें भी व्यक्ति की खींच उत्पन्न होती है। और जब खींच उत्पन्न होगा तो वो व्यक्ति के तत्परता की अवस्था के ऑपोजिट है, वो नहीं सीखेगा। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? परिणाम स्वरूप तत्परता का नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है, तो वह कार्य करने में उसे आनंद आता है और वो शीघ्र ही सीख लेता है। बच्चे मूवी देखने जाते हैं, कुछ भी सीख करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां उनको आनंद आया। बच्चे खेल खेल में सीखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां आनंद आता है। बच्चे भाषण से कभी नहीं सीखना चाहते। तो एक अध्यापक को भी शिक्षा के अलग अलग प्रकार, अधिगम के अलग अलग प्रकार देखने चाहिए, सोचना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखेगा। इसके विपरीत
जब कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहता या सीखने की इच्छा नहीं होती है तो वह झुंझला जाता है, क्रोधित होता है और वह सीखने की गति धीमी हो जाती है। और हमें कैसी गति चाहिए? तेज गति चाहिए। हमने थॉर्नडाइक के 2 मुख्य नियम पढ़े। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा हमने तत्परता का नियम, तीसरा हम पढ़ेंगे प्रभाव का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है प्रभाव का नियम। हम क्या सीखते हैं? हम किससे सीखते हैं? हमें कौन अच्छा लगता है? जो हम पे प्रभाव डालता है, और जो हम पे प्रभाव डाल देता है उससे पढ़ना हमें अच्छा लगता है, उस चीज को सीखना हमें अच्छा लगता है। तो थॉर्नडाइक का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, उसने कहा कि व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में या तो संतोषजनक होता है या खीज उत्पन्न करने वाला होता है। प्रभाव संतोषजनक है तो व्यक्ति उससे अपना संबंध बना लेगा। किससे? स्टिमुलस से। ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि स्टिमुलस से के साथ में हमारा संबंध बन गया। रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, संबंध, सीखना इज ओवर, तो सीख जाता है। खीज उत्पन्न हो गई, व्यक्ति ने उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहा, फलतः वह भूल जाता है, उसके साथ कोई संबंध हमारा नहीं बनता है और वो सीखना खत्म हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रभाव के अनुसार किसी अनुक्रिया को इसलिए सीख लेता है क्योंकि व्यक्ति में उस अनुक्रिया को करने के बाद में संतोषजनक प्रभाव मिलता है। तो संतोषजनक प्रभाव होने पर ही व्यक्ति सीखेगा। तीसरा नियम, हम प्रभाव के नियम पे फिर से एक नजर दौड़ा लेते हैं। प्रभाव के नियम के अनुसार जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है, वह सीखने का प्रयत्न करता है। और जिन कार्यों को करने से व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है वह उसको करना छोड़ देता है। इस नियम को हम सुख दुख का नियम या पुरस्कार और दंड का नियम भी कहते हैं। पुरस्कार और दंड क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स से स्टिमुलस जो आया वो उसको या तो पुरस्कृत कर रहा है या उसको दंडित कर रहा है अपने आप। ये नहीं है कि किसी अध्यापक के द्वारा। 3 प्रकार के नियम हमने पढ़ लिए, मुख्य नियम। अब हम पढ़ेंगे गौण नियम या सेकेंडरी नियम, या हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी नियम। इसको हम सेकेंडरी क्यों कहते हैं? इसको हम सेकेंडरी नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे प्राइमरी नियमों से ही निकले हुए हैं या प्राइमरी नियमों में ही समाहित है, परंतु इनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए इस पर एक नजर दौड़ाना भी बहुत आवश्यक है। पहला सेकेंडरी नियम है मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स, किसी भी सीखने की परिस्थिति में प्राणी अपने अनुक्रिया करता है जिससे प्राणी उस अनुक्रिया को सीखता है जिसमें उसे सफलता मिलती है। वहाँ हमने क्या कहा था? संबंध बनाता है। कब बनाता है? रिस्पॉन्स को स्टिमुलस आने पर। यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने नई समस्या के आने पर उसे सुलझाने के लिए वह कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, हल ढूंढने का प्रयास करता है। वह प्रतिक्रिया तब तक करता है जब तक कि समस्या का सही हल न खोज ले, और उसकी समस्या सुलझ नहीं जाती तब तक वह उसको खोजता रहता है। और जब उसको संतोष मिल जाता है तो वह उसको खोजना बंद कर देता है, परंतु वह सीख जाता है। इसे ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुक्रिया रिस्पॉन्स। दूसरा सेकेंडरी नियम है तत्परता या मनोवृत्ति। तत्परता या मनोवृत्ति से इस बात का निर्धारण होता है कि प्राणी किस अनुक्रिया को करेगा और किस अनुक्रिया को करने से कम संतुष्टि और किस अनुक्रिया को करने से अधिक संतुष्टि मिलेगी। तो प्राणी क्या सीखेगा?
प्राणी क्या सीखेगा? जिससे उसको अधिक संतुष्टि मिलेगी, है ना। जब आदमी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो उसको ज्यादा संतुष्टि मिल रही है तो वो जल्दी सीख जाएगा। जब वो संतुष्टि उसको कम मिल रही है तो वह नहीं सीखेगा। तो एटीट्यूड का इसको कहा जाता है कि ये एक प्रकार का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। तीसरा है सादृश्य अनुक्रिया। मैंने एक चीज पहले सीख ली है और उसके अनुसार ही कोई दूसरी परिस्थिति आ जाती है। मैंने एक गेट को बंद करना सीख लिया, अब बच्चे के सामने दूसरा गेट आ गया, तीसरा गेट आ गया, तो वो उस गेट को बंद करना आएगा, बंद कर सकेगा, क्योंकि उसकी सेम परिस्थिति आ गई। तो प्राणी किसी भी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जो उसने पहले सीखी है। किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर पूर्व अनुभव परिस्थितियों से समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित हो जाते हैं और सीखने में मदद करते हैं। यदि हमें 2 के पहाड़े का हमने सूत्र बना दिया, गुना का हमने तरीका बता दिया, तो एक बार तरीका उसको पता होने के बाद में यदि हमने कह दिया कि 2 गुणा 2 4 है, कैसे हैं, तो 3 गुना 3 9 कहने में उसको दिक्कत नहीं आएगी, 4 गुना 4 कहने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि 2 गुना 2 4 को समझाने का नियम हमारा पुअर रह गया तो अगले रिस्पॉन्स के समय भी वो उसको नहीं समझा पाएगा। यदि दाही का जोड़ हमने पहला करना नहीं सिखाया तो जब हासिल की जोड़ का वक्त आएगा तो वह नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है? पूर्व ज्ञान ही अच्छे प्रकार से देना है, जिससे अगला जो भी ज्ञान हम दें वो उसके साथ में संबंध बनता चला जाए। अगला और चौथा है सहचर्यात्मक स्थानांतरण। इसके अनुसार अनुक्रिया जिसके करने से क्षमता व्यक्ति में है एक नई उद्दीपक से उत्पन्न हो सकती है। एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच में उत्पन्न किया जाता है तो वह अंत में वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपक से भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपने ठीक 8 बजे किसी एक डॉग को रोटी देना शुरू कर दिया। अब आप घर के बाहर निकले या ना निकले, वो डॉग आपके विद्यालय, आपके घर के बाहर उपस्थित होगा। यह है एनिमल लर्निंग। परंतु इसी प्रकार से सेकंड पीरियड गणित का निर्धारित कर दिया टाइम टेबल में, बच्चा क्या करेगा? बच्चा जैसे ही टन टन 2 घंटी बजी, वो क्या करेगा? अपनी मैथमेटिक्स की बुक निकालेगा, मैथमेटिक्स की कॉपी निकालेगा और उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बच्चे को कह दिया टन 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 छुट्टी की घंटी है, तो बच्चा क्या करेगा? उस छुट्टी की घंटी के हिसाब से ही अपने आप को तैयार कर लेगा। यदि 10 बजे भी वो टन 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 लगा दी तो बच्चे को समझ आ जाएगी कि छुट्टी हो गई। उसको ये नहीं समझ आएगा कि ये सेकंड पीरियड का समय है या थर्ड पीरियड का समय है। और अंतिम है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को सुलझाने के लिए अनेक क्रियाएं प्रयत्न एवं भूल के आधार पर करता है। वह अपनी अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने तक आंशिक क्रिया करता रहता है। जब उसकी अंतर्दृष्टि इनसाइड उत्पन्न हो जाती है तो वो यदि समस्या का हल ढूंढ लेता है तो वो उसकी सबसे बेस्ट लर्निंग है। आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए, 5 गौण नियम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको सुना। मैं चाहूँगी आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें
और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में अपनी कमेंट भी दें और आपके मन में, आपके चारों तरफ की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को भी आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछें। अभी हमने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा, कल हम पावलोव का नियम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।